वेलकम इंडियन बिजनेस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आयकर अधिनियम 1961 के बारे में, खास तौर पर नकद लेन देन से जुड़े कुछ बहुत ज़रूरी नियमों और उनके डंडों पर। हमारे पास आयकर पर एक काफ़ी डिटेल्ड गाइड है और हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि बिजनेस में और पर्सनल लाइफ में कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट्स क्या हैं। हाँ, और अगर इन नियमों को फॉलो नहीं किया तो उसके नतीजे मतलब पेनाल्टीज वगैरह क्या हो सकती हैं? क्या ये बात थोड़ी चौंकाने वाली नहीं लगती कि बिजनेस में अगर 10,000 रुपए से ज्यादा का कैश खर्च कर दिया तो आपकी टैक्स देनदारी बढ़ सकती है? चलिए इस गाइड की मदद से इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस के खर्चों से शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ सेक्शन 40A3 बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई बिजनेस मतलब कोई व्यापारी एक दिन में किसी एक ही व्यक्ति को 10,000 रुपए से ज्यादा कैश में पेमेंट करता है। अच्छा, 10,000 से ज्यादा? जी, तो वो जो पूरा का पूरा खर्चा है वो टैक्स कैलकुलेशन के लिए अमान्य हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। डिसअलाउ मतलब उसे आपकी इनकम मानकर उस पर टैक्स देना पड़ सकता है। हाँ, एक बात और, ट्रांसपोर्टर्स के लिए ये लिमिट्स थोड़ी ज्यादा है, उनके लिए 35,000 है। ओके, ट्रांसपोर्टर्स के लिए 35,000, पर बाकी सबके लिए 10,000। जी, और इसका मकसद बिल्कुल साफ है। सरकार चाहती है कि बिजनेस ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग चैनल्स मतलब चेक, ड्राफ्ट, ऑनलाइन पेमेंट्स का इस्तेमाल करें ताकि लेन देन का एक रिकॉर्ड रहे, ट्रांसपेरेंसी बढ़े। बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए किसी ने 50,000 रुपए का कैश पेमेंट कर दिया किसी को एक दिन में, तो पूरा 50,000 इनकम में जुड़ सकता है। हाँ, वो पूरा 50,000 का खर्चा डिसअलाउ हो सकता है। और क्या ये नियम सिर्फ उसी साल के खर्चों पर लागू होता है या पिछले सालों के पेमेंट पर भी? अच्छा सवाल है। नहीं, ये सिर्फ करंट ईयर तक ही सीमित नहीं है। इसके लिए है सेक्शन 40A3A। ये कहता है कि अगर मान लीजिए पिछले साल का कोई खर्चा बकाया था और उसका पेमेंट आपने इस साल किया है, हाँ। और वो पेमेंट 10,000 रुपए से ज्यादा कैश में कर दिया, तो वो रकम इस साल की इनकम मानी जाएगी। ओह, तो पिछले साल का उधार भी कैश में चुकाया तो इस साल इनकम बन जाएगा। जी, और इसी तरह एक और सेक्शन है 43(1). ये कैपिटल संपत्ति मतलब एसेट्स जैसे मशीनरी, फर्नीचर वगैरह खरीदने से जुड़ा है। अगर आपने कोई एसेट खरीदने के लिए 10,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट कैश में किया है, हाँ। तो वो जो कैश वाला हिस्सा है उसे एसेट की कॉस्ट में नहीं गिना जाएगा। अच्छा, तो इसका असर कहाँ पड़ेगा? इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा डेप्रीसिएशन पर, क्योंकि आप डेप्रीसिएशन क्लेम करते हैं एसेट की कॉस्ट पर। तो अगर कॉस्ट में से कैश वाला हिस्सा हटा दिया तो उस हिस्से पर आपको डेप्रीसिएशन का फायदा नहीं मिलेगा। समझ गया। जैसे अगर 2 लाख की मशीन ली और उसमें 60,000 रुपए कैश दे दिया, हाँ, तो डेप्रीसिएशन सिर्फ 1,40,000 पर ही मिलेगा, 60,000 पर नहीं। बिल्कुल सही। तो खर्चों और संपत्ति खरीदने